कल्पना कीजिए, आपके पास दुनियाओं के बीच यात्रा करने की शक्ति हो और आप पाएं कि एक नई दुनिया में आपकी रोजमर्रा की चीजें हास्यास्पद रूप से महंगे दामों में बिक सकती हैं। यहीं हमारी मुलाकात होती है एक लड़की से, मित्स्वा से। कहानी की शुरुआत होती है जब वो एक खाई से गिर रही होती है और तभी उसकी चेतना टूट जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक खुले मैदान में पाती है। वो पैनिक होकर घबराकर याद करने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ क्या था। धीरे धीरे उसे याद आता है कि किसी ने उसे खाई से धक्का दिया था। उसे ये भी याद आता है कि उसने एक हादसे में अपने माता पिता और भाई को खो दिया था। वो सोचती है, क्या वो मर चुकी है? लेकिन फिर उसे अपने उटाकू भाई की बातें याद आती हैं। वो खुद से कहती है, अगर वो मर चुकी होती तो उसे भूख और दर्द महसूस नहीं होते। पैनिक होकर वो कहती है, तो मैं मरी नहीं हूँ। इसका मतलब वो किसी दूसरी दुनिया में है। चारों ओर कुछ भी नहीं होता। वो दिनों तक चलती रहती है, अकेली, भूखी, थकी हुई। आखिरकार उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से, कॉलेट से। कॉलेट उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन एक समस्या है, वो उसकी भाषा नहीं समझती। फिर भी किसी तरह मित्स्वा अपना परिचय दे पाती है और कॉलेट उसका नाम जानकर बेहद खुश हो जाती है। अगली सुबह मित्स्वा पूरी तरह ठीक होकर उठती है। वो आसपास देखती है और समझ जाती है, ये दुनिया काफी कम विकसित है। कॉलेट उसकी हालत को लेकर चिंतित रहती है, लेकिन मित्स्वा खुशी खुशी दिखाती है कि वो अब पूरी तरह ठीक है। वो कॉलेट के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जाती है। पौधे तोड़ते हुए मित्स्वा सोचती है, शायद यही महसूस करता होगा उसका भाई जब वो अपनी छोटी बहन को हर हाल में बचाना चाहता था। तभी भेड़िए प्रकट हो जाते हैं। मित्स्वा कॉलेट को एक पेड़ पर चढ़ने में मदद करती है और खुद भेड़ियों को दूर ले जाने लगती है, लेकिन वो ठोकर खा जाती है। एक भेड़िया उस पर झपटता है और तभी धड़ाम, वो अचानक टेलीपोर्ट हो जाती है और पहुंच जाती है अपने घर जापान में। वो जमीन पर पड़ा वही पत्थर देखती है और समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं था। पैनिक होकर वो तुरंत हथियार उठाती है, अपने भाई की गुलेल और जेब चाकू। वो सोचती है, उसे वापस क्यों जाना चाहिए। और फिर कॉलेट का चेहरा उसके मन में उभरता है। वो लौटने का फैसला करती है। गुलेल से वो भेड़ियों का ध्यान खींचती है, मसालों में मौजूद मिर्च से उनकी आंखें जला देती है और चाकू से एक भेड़िए को खत्म कर देती है। बाकी भेड़िए भाग जाते हैं, लेकिन मित्स्वा बेहोश हो जाती है। उसकी चेतना एक अजीब जगह में तैरती है। वहां उसे मिलता है एक भाग्यशाली बिल्ली की मूर्ति। वो बताती है कि ये रूप सिर्फ बात करने के लिए है। असल में वो शुद्ध ऊर्जा से बना एक उन्नत जीवन रूप है, जो मनोरंजन की तलाश में दुनियाओं में घूमता है। वो बताता है कि खाई से गिरते समय मित्स्वा ने अनजाने में उसकी कुछ शक्ति ले चुकी थी। बिल्ली हंसते हुए कहती है कि वो उसे ये शक्तियां रखने देगा। अब मित्स्वा सटीक कल्पना के साथ दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकती है और उसकी उपचार क्षमता काफी तेज हो गई है। मनोरंजन मानकर वो उससे पूछती है, क्या वो और कुछ चाहती है। मित्स्वा अलग अलग भाषाएं समझने की शक्ति मांगती है। बिल्ली इसे मंजूर कर लेती है और गायब हो जाती है। जब मित्स्वा होश में आती है, वो वापस कॉलेट के घर में होती है। अब वो कॉलेट की भाषा समझ सकती है। वो उसे धन्यवाद देती है घाव भरने के लिए। कॉलेट हैरान रह जाती है उसे बोलते सुनकर। मित्स्वा बहाना बनाती है कि उसकी याददाश्त लौट आई है। कॉलेट के पिता उसका धन्यवाद करते हैं और भेड़िए को मारने के बदले उसे कुछ सोना देते हैं। अपनी स्थिति के बारे में सोचते हुए मित्स्वा खुद से पूछती है, उसका भाई इस शक्ति का कैसे इस्तेमाल करता। माता पिता की विरासत काफ़ी नहीं थी। ये दुनिया कम विकसित है, तो क्यों ना धरती से सामान लाकर यहाँ बेचा जाए। ये सोचकर कि शायद ये शक्ति कभी भी चली जाए, वो तय करती है कि उसे जल्दी पैसा कमाना होगा। आरामदायक जीवन के लिए 1 अरब येन या करीब 1 करोड़ डॉलर। दोनों दुनियाओं में रिटायर होने के लिए उसे चाहिए 2 अरब येन, और यहीं से उसकी 2 दुनिया वाली यात्रा वास्तव में शुरू होती है।